यूक्रेन की, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जंग के बीच एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है और यह हमला 2025 का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस दौरान रूस ने करीब 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई है और 66 लोग घायल हुए हैं। रूस ने इस हमले के तहत रिहायशी इमारतों और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन रूस के साथ नए शांति फॉर्मूले पर तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस बैंक चैनल वार्ता की कमान संभाल रहे हैं और हाल के दिनों में बातचीत की रफ्तार भी बढ़ी है। सूत्र ये बताते हैं कि इस बार रूस की ओर से कुछ नई खुली मानसिकता दिखाई दे रही है, जिसने उम्मीदें और भी जगा दी है। इस कूटनीतिक मोर्चे को मजबूत करने के लिए अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्ट्रॉल इस हफ्ते एक वरिष्ठ पेंटागन प्रतिनिधिमंडल के साथ यूक्रेन पहुंचे। ये दौरा राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर हुआ ताकि जमीनी हालात, हथियारों को जरूरतों और संभावित समझौते की राह पर तेजी लाई जा सके। यानी कि एक तरफ रूस का ये आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए बातचीत को लेकर भी तमाम जो कोशिश है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि लगातार जिस तरीके से बातचीत को लेकर यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इसका हल निकलेगा, क्या बात बन पाएगी? क्योंकि लगातार देखिए तीसरे विश्व युद्ध को लेकर आशंका जगने लगी है, क्योंकि रूस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रहार जो है वो किए जा रहे हैं और इसी बीच एक और हमला रूस की तरफ से किया गया है, जिसमें काफी नुकसान एक बार फिर से यूक्रेन को हुआ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि शांति के लिए ट्रंप ने जो गुपचुप कूटनीति अपनाई है वो आखिर किस तरीके से अब रंग लेती हुई नजर आ रही है। दरअसल रूस के साथ अमेरिका शांति फॉर्मूले पर काम कर रहा है और आपको ये बता दें कि जो प्रयास ये हो रहे हैं, ट्रंप प्रशासन रूस के साथ नए शांति फॉर्मूले पर तेजी से काम कर रहा है। कोशिश ये जा रही है कि जो ये जंग बीते 4 सालों से चल रही है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगे। स्टीव विटकॉफ और बैंक चैनल वार्ता की कमान संभाल रहे हैं और इसी के साथ ही रूस की ओर से नई खुली मानसिकता भी दिखाई दे रही है, यानी कि रूस भी एक पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है इस वार्ता को सफल बनाने के लिए। अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी पेंटागन प्रतिनिधिमंडल के साथ यूक्रेन भी पहुंचे हैं और वहां पर भी तमाम चीजों को आंका जा रहा है। रूस ने भी माना कि बातचीत जरूरी है और बातचीत रखनी चाहिए। इसी के साथ ही संभावित समझौते की राह पर तेजी लाने की भी कोशिश में इस वक्त ट्रंप जुटे हुए हैं, यानी कि ट्रंप लगातार कोशिश की इस जंग को खत्म किया जाए। ट्रंप ने मंजूर किया कि 28 सूत्रीय ड्राफ्ट प्लान है और ये 28 सूत्रीय ड्राफ्ट प्लान क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन रूस के साथ अमेरिका शांति फॉर्मूले पर काम कर रहा है, यानी कि जो ये फॉर्मूला जो शांति समझौते को लेकर हो रहा है इसका असर आखिर कितना होगा, क्या इसमें सफल ट्रंप हो पाएंगे, ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन लगातार देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रयास जरूर हो रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसे समाप्त किया जाए। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने की भी बात अमेरिका की तरफ से हो रही थी, लेकिन अब जो प्रयास यहां पर हो रहे हैं बातचीत को लेकर और कहीं ना कहीं देखिए रूस की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया और रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ऐसे में जो संभावित समझौते की राह पर अब लगातार ट्रंप काम कर रहे हैं। अब इसे लेकर माना जा रहा है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर, रूस के हमलों से एक बार फिर से यूक्रेन दहल उठा है। मिसाइल अटैक से कई जगह आग लगी है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि काफी तबाही वहां पर मची है। खार्किव में 12 जगह विस्फोट की खबर सामने आ रही है, यानी कि आप सीधे तौर पर यहां पर आक्रामक तेवर आप इस वक्त रूस का देख सकते हैं और लगातार तबाही वहां से निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। अब ये एक तरफ तो देखिए हमले जा रही हैं और दूसरी तरफ जो बातचीत को लेकर यहां पर ट्रंप की तरफ से रास्ता निकाला जा रहा है, क्या माना जाए कि ये जो एक शुरुआत ट्रंप की तरफ से हो रही है इसका असर हो सकता है क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप की दिली इच्छा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो। बहुत बड़ी वजह है कि इस युद्ध में पिछले 3 साल में ट्रंप का खुद का ही दावा है कि 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा सहायता, खासतौर से अस्त्र शस्त्र, हथियार, गोला बारूद अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को दे चुके हैं। तो इस तरह से लगातार जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा।
इसको कोई भी देश महाशक्ति अमेरिका जैसी महाशक्ति भी हमेशा हमेशा के लिए वहन नहीं कर सकती है। हम्म। अब इसमें रोड़ा क्या है? अमेरिका चाहता है कि जेलेंस्की कुछ हद तक पुतिन की शर्तों को मान जाए। पुतिन क्या चाहते हैं? पुतिन चाहते हैं कि जो पूर्वी दोनबास का एरिया है, जो रूस ऑलरेडी जीत चुका है, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन और क्राइमिया तो 2015 में ही जीत चुका था, वो रूस के साथ ही रहे। दूसरी चीज है, रूस ने शुरुआती दौर में कहा था कि यूक्रेन कभी भी नेटो को भविष्य में ना ज्वाइन करे। डोनाल्ड ट्रंप जो है हाफ वे थ्रू के लिए राजी हो गए हैं कि फिलहाल यानी अगले 10-20-30 साल तक यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की इस मांग को भी मान लिया है कि भविष्य में यूक्रेन की जो आर्मी है उसको छोटी आर्मी बना दी जाएगी, उसकी संख्या कम हो जाएगी यूक्रेन की आर्मी की, और जो मारक हथियार हैं, खासतौर से लॉन्ग डिस्टेंस के जो विनाशक हथियार हैं, वो यूक्रेन की आर्मी में रखा नहीं जाएगा। लेकिन जेलेंस्की इन शर्तों को मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और यही तो सवाल है ना सर कि एक तरफ देखिए पुतिन की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे हैं और पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जेलेंस्की जहां पर देखिए अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं, लगातार हमले वहां पर रूस की जा रही है और काफी नुकसान वहां पर हुआ है इन 4 सालों में, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि यूक्रेन मानने को तैयार नहीं, बातचीत करने को आगे नहीं आ रहे हैं जेलेंस्की? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? अरविंद सर, आपसे सवाल है मेरा ये। आपकी आवाज नहीं आ रही अरविंद सर, अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए। सर आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी। बिल्कुल, हाँ, अब आवाज आ रही होगी आपको। जी, इसके पीछे तो वजह साफ है। दरअसल हम क्या है कि जो पूरा यूक्रेन का जो मसला हम लोग जो समझ रहे हैं वो हम दरअसल वेस्ट के चश्मे से देख रहे हैं। जो शर्तें जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब राजी हुए हैं, इसके पीछे वजह यह है कि वो यूक्रेन को पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना देना चाहते हैं अमेरिका पे, ताकि बाद में खुद यूक्रेन का अच्छे से शोषण किया जा सके और उसका दोहन किया जा सके। तो यूक्रेन एक बड़े साम्राज्य की कॉलोनी था पहले रूस की, और वहां से छूटकर वो एक दूसरे बड़े साम्राज्य की कॉलोनी नहीं बनना चाहता है, और वह लूटने का ये जो तंत्र है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है। तो पूरे केवल ये जेलेंस्की साहब का ही मामला नहीं है, दरअसल पूरे के पूरे यूक्रेन में और वहां का जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस चीज के लिए तैयार है कि अगर हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा तो हम उस संघर्ष के लिए तैयार हैं। पर अब हम रूस की वो सारी शर्तें नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे पहले रूस की शर्तें मानकर यूक्रेन ने देख लिया है रूस की जो महत्वाकांक्षा और लालच वो लगातार बढ़ा है। क्रीमिया ले लिया उसके बाद में, फिर भी वह खत्म नहीं हुआ, और वो लगातार आज यूक्रेन के 20% से भी अधिक हिस्से को कब्जे में ले चुका है। तो ऐसा तो लगभग वही हुआ कि अपनी पूरी ही जो संप्रभुता है वह गिरवी रखकर यूक्रेन को जीना होगा, तो उसके लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन इस चीज समझौते से पहले वह चाहता है कि कम से कम एक मिनिमम सिक्योरिटी एश्योर हो जो उसको रूस से आने वाले खतरों से बचा सके। नेटो का सदस्य बनने के पीछे भी उसके पीछे कारण यही था कि पहले यूक्रेन की काफी जमीन को ले लिया गया था और उसे लगातार डराया धमकाया जा रहा था। तो केवल यह वजह नहीं थी कि नेटो का सदस्य बनना चाह रहा था इसलिए रूस ने उस पर हमला किया। हमले की मूल वजह यह थी, और या कि नेटो का सदस्य यूक्रेन इसलिए बनना चाहता था ताकि वह रूस से अपनी रक्षा कर सके। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जब भी यूक्रेन कभी बातचीत के टेबल पर बैठेगा तो ये चीजें ध्यान में रहेगी। मुख्य मुद्दा जो है वह संप्रभुता का है, और यह है कि सोवियत संघ के जमाने से ही यूक्रेन के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, और अभी भी जो रूस जो है उस पे कब्जा करना चाहता है, उसके संसाधनों का दोहन करना चाहता है, यूक्रेनी जनता उसके लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन यूके देवनाथ सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि जो ये 8 सूत्रीय प्लान तैयार हुआ है अमेरिका की तरफ से, वो क्या 28 माफी चाहूंगी 28 सूत्रीय प्लान, उसमें क्या हो सकती है, क्या प्लानिंग की गई होगी?
जी, प्लान का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि इस युद्ध को कहाँ, कैसे, किस तरह से समाप्त किया जाए, ताकि उभय पक्ष जो है अपनी अपनी राजनीतिक भविष्य को बचा सके। देखिए, पुतिन को भी मालूम है कि अगर यह युद्ध इस तरह से खत्म हुआ, जिसमें कि रूस को और रूस के लोगों को, खासतौर से रूस में क्रेमलिन में जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी के टॉप कमांडर्स हैं, उनको नहीं लगना चाहिए कि पुतिन झुक गए। इसी तरह से इस युद्ध को इस तरह से खत्म करना पड़ेगा कि जेलेंस्की जो हैं, उनकी जो सपोर्ट बेस है, उसको भी लगना नहीं चाहिए कि जेलेंस्की ने अमेरिका के दबाव में या पुतिन के दबाव में आकर आत्मसमर्थन कर दिया है। देखिए, जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, शायद 2026 में ही यूक्रेन में इलेक्शन होंगे। तो उस इलेक्शन के दौरान यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि क्या जेलेंस्की ने देश के सम्मान को बचाने में समर्थ हो गए। तो उनकी जो सपोर्ट बेस है, अगर उसे लगेगा कि नहीं, जेलेंस्की ने मजबूती से यूक्रेन के सम्मान को बचाने में कामयाब नहीं हो गए, तो फिर जेलेंस्की के पॉलिटिकल करियर का अंत हो सकता है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो दोनों तरफ बैलेंसिंग एक्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। बैलेंसिंग एक्ट में क्या है? सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कोशिश कर रहे हैं कि जेलेंस्की मान जाएं। देखिए, रूस बार बार हमले करता है और एक पॉज करता है, ये देखना पड़ेगा कि रूस हमले करता है, फिर कुछ दिनों का एक पॉज दे रहा है। इस पॉज का मतलब क्या है मिलिट्री शब्दों में? कि वो यूक्रेन को और डोनाल्ड ट्रंप को मौका दे रहा है कि आप शांति के लिए आके बातचीत कीजिए। जबकि यूक्रेन क्या करता है कि जब भी रशिया हमला करता है तो तुरंत एक काउंटर अटैक करता है। बिल्कुल। यूक्रेन के पास ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है। यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक मारने वाले, जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स मिसाइल्स हैं, उसकी कमी नहीं है। एटाकमस मिसाइल है। तो तुरंत जेलेंस्की अपनी फौज को आदेश देते हैं कि काउंटर अटैक करो, और वो फिर रूस के अंदर घुस के 200-300 किलोमीटर, कई बार मॉस्को तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो और एक ऐसा चीज और भी करके सर देखी जेलेंस्की गई है, अपनी देवनाथ सर, एक चीज और भी देखी गई है कि अब तक जो 4 सालों में युद्ध जारी है, उसमें रूस की तरफ से बातचीत के जरिए हल निकालने की बात तो होती है, लेकिन यूक्रेन अभी तक, यानी कि जेलेंस्की अभी तक फ्रंट फुट में आकर बातचीत को लेकर कोई बात इसे लेकर करते हुए नजर नहीं आए हैं। जी हाँ पुनीता जी, ये समझना पड़ेगा, सब डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, पुतिन भी जानते हैं कि अगर जो जैसे जो पूर्वी दोनबास है, जैसे अरविंद शेखावत तेजावत जी बोल रहे थे कि 20% से ज्यादा हिस्सा दोनास्क, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन, अगर जेलेंस्की ने ये सरेंडर कर दिया रूस के साथ, तो फिर जेलेंस्की का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। और ना सिर्फ जेलेंस्की का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, वरन जेलेंस्की की जगह पर जो आएंगे इलेक्शन के बाद, वो भी इन 4 प्रांतों को युद्ध करके वापस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि एक बार युद्ध विराम हो गया तो फिर से उस युद्ध को चालू करना असंभव है। तो जेलेंस्की का जो विरोधी ग्रुप है, देखिए, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो जेलेंस्की का विरोधी ग्रुप फिलहाल अशांत है। लेकिन जिस दिन ये युद्ध विराम चालू होगा तो जो विरोधी पक्ष है वो फिर से खड़े हो जाएंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में वो जेलेंस्की को हरा सके। हमने दुनिया में कई बार देखा है कि ऐसे बड़े बड़े नेता युद्ध के बाद इलेक्शन हार जाते हैं, क्योंकि देश की आवाम को लगता है कि हमारे महान नेता ने हमारी इज्जत को बेच दिया। जी बिल्कुल। और अरविंद सर, क्योंकि देखिए एक चीज और भी, अभी तक हम ये देख रहे थे कि यूक्रेन को समर्थन देने की बात अमेरिका की तरफ से हो रही थी, लेकिन अब ट्रंप खुद सामने आए हैं और इसे जंग को अब खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनका एक पीस प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। तो इसके पीछे क्या समझा जाए कि अमेरिका की भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या? देखिए, अमेरिका में खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सरकार है, उसका एक खास हित है। वो ये है कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने ये वादा किया था कि हम जो यूक्रेन की लड़ाई है वो सप्ताह 10 दिन में या महीने भर में खत्म कर लेंगे।
तो वो अमेरिकन जनता है, सजग जनता है, तो अब वो जवाब मांग रही है कि आपके जो वादे थे वो कहाँ तक पूरे हुए। और युद्ध खत्म करवाने का मतलब अमेरिकी वर्चस्व का प्रश्न है, तो रूस उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कर देते हैं तो वो जो अमेरिका का जो पुराना वाला वर्चस्व है, जो उन्होंने मध्य पूर्व में भी अभी दिखा रहे हैं, और आज लगभग पूरी ही जो दुनिया है वो अमेरिकी वर्चस्व से आक्रांत है, तो वह यह साबित कर सकेंगे कि अमेरिका अभी भी महान है, जैसा कि वहां पे वो नारा दिया था। तो इसके पीछे तो मकसद यही है। पर एक और जो चीज है, मैं खासकर देवनाथ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि वहां के यूक्रेन के जो लोग हैं अभी उनसे बात हुई तो और वहां के जो खासकर मीडिया वगैरह वो सारी चीजें देखे तो ये पता चलता है कि वहां पे जो जेलेंस्की साहब की जो लोकप्रियता है वो 65 से 70% तक की है। मतलब अगर आप वो करेंगे सर्वे तो उसमें 70 लोग 100 में से वो जेलेंस्की को अभी भी प्राथमिकता देते हैं। अगर इतनी लोकप्रियता है तो दुनिया के केवल गिने चुने लीडर ही है जो इतने लोकप्रिय हैं, जिसमें भारत के मोदी साहब हैं और तुर्की के अर्दोगान साहब है और उसके बाद में जेलेंस्की आते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन का खतरा तो शायद अभी जेलेंस्की को उतना नहीं सता रहा होगा। और अगर मान लो इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उनके सामने ऐसा कोई मजबूत नेता है नहीं जो कि वो जीत दर्ज कर सके, क्योंकि जेलेंस्की वहां काफी लोकप्रिय है। इससे पहले कि जितने भी नेता थे उन्होंने रूस के हाथों कुछ ना कुछ खोया ही है। यहाँ जेलेंस्की साहब ने अपने लोगों को खोया, अपने सोल्जर्स को खोया, पर यूक्रेन को बचाने में वो कहीं या कम से कम जो रूस की उम्मीदों के ठीक विपरीत जो इतना लंबा युद्ध खींचा है, तो इसके कारण उनकी लोकप्रियता वहां काफी ज्यादा। तो यह तमाम चीजें हैं और अमेरिका केवल और केवल इसीलिए इसमें रुचि ले रहा है कि वह अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है और उसी के बहाने वह अमेरिकी जनता को यह बताना चाहता है कि अमेरिका का दखल आज भी, और वह रूस पर काफी हावी है, और यूरोप में अमेरिका का दखल आज भी कायम है। जी पुनीता जी। ठीक है सर, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर पहले सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अब यूक्रेन पर रूस ने प्रचंड प्रहार किया है। विर्नोग्राद में यूक्रेनी सैनिक पर हमले किए गए हैं और FAB 3000 ग्लाइड बम से यह हमला हुआ है। विर्नोग्राद में रूसी दबाव और हमले तेज और हो गए हैं। रूस की यूक्रेनी सैनिकों पर भारी बमबारी लगातार यूक्रेन की तरफ से जारी है। और देखिए देवनाथ सर, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि रूस हमला करता है उसका तुरंत जवाब दिया जाता है, हालांकि अब रूस भले ही इसमें विराम ले रहा हो। और देखिए ऐसा हुआ, यानी कि रूस ने जो हमले किए उसका तुरंत जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसे में देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कैसे पॉसिबल, कैसे मुमकिन होगा ट्रंप के लिए रूस और यूक्रेन को मना पाना इस जंग को खत्म करने के लिए? क्या यूक्रेन से कहा जाएगा कि आप जमीन छोड़ दीजिए, या फिर रूस से कहा जाएगा कि आप पीछे हट जाइए? पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसको समझ गए हैं, मान गए हैं। जो हम 28 पॉइंट पीस प्लान का जो बात कर रहे हैं उसका पूरा फाउंडेशन ही इस पर है कि रूस की सबसे बड़ी मांग अभी फिलहाल यही है कि वह जीती हुई जमीन में से पीछे नहीं हटेगा। हाँ। तो बात ये हो रही है कि यूक्रेन को कैसे काबू में लाया जाए। एक ही तरीका है कि यूक्रेन जो भी अस्त्र शस्त्र हथियार का इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका दे रहा है, हर रोज दे रहा है। यूक्रेन के पास जैसे टैंक के गोले, जिस तरह से लड़ाई हो रही है मुश्किल से 3-4 दिन के लिए टैंक के गोले हैं। यूक्रेन के पास तोप के गोले, जिस तरह से इंटेंस फाइटिंग हो रही है मुश्किल से 7-8 दिन के गोले हैं। तो अगर अमेरिका टैंक के गोले और तोप के गोले कुछ दिनों के लिए देना बंद कर दे या देना आस्ते आस्ते दे, तो फिर जेलेंस्की को समझ आ सकता है कि उसकी फौज हमेशा हमेशा के लिए 3 साल से तो लड़ रही है और भी कई साल इस तरह से नहीं लड़ सकती। यानी अमेरिका थोड़ा थोड़ा जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, टैंक के गोले, तोप के गोले, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल, इनको अगर कम मात्रा में देना शुरू कर दे तो जेलेंस्की समझ जाएंगे, उनके मिलिट्री कमांडर भी समझ जाएंगे कि अब बातचीत का माहौल बनाना पड़ेगा। एक ही तरीका है ये वाला। जी
बिल्कुल एक तरीका है, लेकिन ये तरीका कितना कारगर साबित होता है ये भी देखना होगा। लेकिन अरविंद सर जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए अब अगर हम ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर रूस के प्रति उनका रुख अगर नरम होता है तो आगे वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अगर हम भारत के प्रभाव को देखें तो इस युद्ध का रुकना भारत के लिए काफी अहम है। और दरअसल जो जेलेंस्की साहब है उन्होंने भी मोदी साहब से बातचीत के दौरान उन्होंने मीडिएशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था, और ये उन्होंने दुहाई दी थी कि भारत की खासकर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, उसमें काफी यूक्रेनी साइंटिस्ट का काफी बड़ा हाथ था। तो वो ये कह रहे हैं कि सोवियत संघ का मतलब ये नहीं है कि उसमें यूक्रेन का कोई भागीदारी नहीं थी और उन्होंने भारत को मदद नहीं की थी। तो वो है, अगर भारत इसमें मीडिएशन के लिए तैयार होता है, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी कम है, तो यह हो सकता है कि भारत के खासकर जो अमेरिका के साथ जो पेंडिंग इश्यूज हैं, या जो रूस को लेकर जो उसने भारत पर एक अलग से जो टैरिफ इम्पोज किया है, तो ये चीजें काफी स्मूथ हो जाएगी। और उससे क्या है कि जो मध्य पूर्व पे जो रूस का जो दबाव है वह कम हो जाएगा। खासकर आप देखेंगे कि जो ईरान को जो रूस ने एक तरीके से प्रॉक्सी बना रखा है, और वहां पे ये जो पहले सीरिया में भी रूस की काफी दखल अंदाजी थी, हालांकि अब जो सीरियन गवर्नमेंट है वो अमेरिका के पक्ष की है, और पहले जो रूस के पक्ष की हुआ करते थे वहां से भी रूस हट गए, तो पूरे मध्य पूर्व पर जो अमेरिकी वर्चस्व है वो कायम हो जाएगा। इससे भारत को ये फायदा होगा कि भारत का जो गल्फ यूरोप जो कॉरिडोर वाला जो G20 में हमने तय किया था उसको थोड़ा सा गति मिल सकती है, और भारत में जो खासकर व्यापार बढ़ सकता है, और भारत में उत्पादन में तेजी आ सकती है। हालांकि ये सब दूर की कौड़ियां हैं, पर अगर हम देखें तो ये काफी फायदेमंद होगा भारत के लिए, और मुझे लगता है कि इससे भारत में खासकर काफी रोजगार सृजन होगा, और जो विश्व स्तर पर जो अमेरिकी धाक है वह वापस कायम होगी, पर रूस एक ताकत के रूप में खत्म नहीं होगा, तो यथास्थिति है वह बनी रहेगी। जी पुनीत। बिल्कुल। लेकिन अब देवनाथ सर, क्योंकि जब अगर देखिए बातचीत को लेकर अगर पहल अभी जो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, देखिए रूस का तो आपने बताया कि साफ रुख है कि किसी भी सूरत में पीछे रूस हटता हुआ नजर नहीं आएगा, जो जीती हुई जमीन है उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि यूक्रेन कैसे मानेगा, यूक्रेन को कैसे समझाया जाएगा, क्या दबाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया जा सकता है ताकि असर हो बातचीत का? यूक्रेन के ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, खासतौर से यूक्रेन के जो जनरल्स हैं उनको, अमेरिकन जनरल्स, पेंटागन के जो जनरल्स हैं उनको यूक्रेन के जनरल्स को समझाना पड़ेगा कि यूक्रेन जो लड़ रहा है ये सिर्फ अमेरिकन मदद से ही लड़ रहा है, और अमेरिकन मदद जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं एश्योर्ड है। अमेरिकन मदद कभी भी रुक सकती है, कम हो सकती है। जो नेटो के देश हैं, जाहिर बात है वो अपने डिफेंस बजट को उस द्रुत गति से बढ़ा नहीं पा रहे हैं। नेटो के जो देश हैं वो अपने डिफेंस बजट को अपनी जीडीपी का करीबन 2% रखते थे। 3 साल की लड़ाई में उन्होंने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा के अपने जीडीपी का मात्र 3% किया है, और इस एक्स्ट्रा फंडिंग से उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई देने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश नाकाफी है। खास तौर से अगर हम देखें, देखो अमेरिका के जो धनाढ्य लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको मालूम है कि ये जो वेपन्स अमेरिका हर रोज यूक्रेन को सप्लाई दे रहा है, इनकी पेमेंट यूक्रेन ने अभी तक अमेरिका को नहीं दी है। ये सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, जब वह जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जब वो एक हथियार बना के यूक्रेन को सप्लाई कर देती है, तो ये नहीं है कि 100 गोले दे दिए तो 100 गोलों की पेमेंट यूक्रेन ने कर दी। आज तक यूक्रेन ने $1 भी पेमेंट पिछले 30 साल में अमेरिका को नहीं की है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना के कारखाने हैं, वो किस तरह से अपनी पेमेंट को पा रहे हैं, उनको पेमेंट हो रही है। हुआ क्या कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने रूस के जितने इन्वेस्टमेंट थी पश्चिमी देशों में, उसको गपचिया लिया,
उसको फ्रीज कर लिया। रशियन ओलिगार्क्स ने पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क में जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो अपना पैसा छुपा के रखा था, अमेरिका ने उस पैसे को भी, रशियन ओलिगार्क्स के पैसे को गपाचिया लिया और इसके साथ ही उन्होंने एक कंसोलिडेटेड फंड तैयार किया। इस फंड में बिलियंस, कुछ लोग बोलते हैं 600 बिलियन, कुछ लोग बोलते हैं करीबन करीबन $1 ट्रिलियन है। ये रशियन पैसा है जो कि अमेरिका ने यूरोप में और अमेरिका में फ्रीज किया हुआ है। तो अमेरिका से जैसे ही हथियार सप्लाई होता है यूक्रेन को, तुरंत इस कंसोलिडेटेड फंड से अमेरिका के धनाढ्य यानी कैपिटलिस्ट, यानी जो, ठीक है, चलिए अब खत्म होगा जी। तो इस फंड को अनफ्रीज करना पड़ेगा। ये जो गपचिया गए हैं अमेरिका रशिया का पैसा, इसको वापस करना पड़ेगा रशिया को। इंटरनेशनल नियम है। तो फिर इस फंड को कैसे फिर से रिबिल्ड किया जाएगा? रिबिल्ड किया जाएगा यूक्रेन का दोहन करके। अब यूक्रेन का दोहन